जीके गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें दो कथन दिए गए हैं, तो दोनों पर हमें विचार करना है और दोनों में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन 1 कहता है, मानव शरीर में केवल यकृत यानी लीवर ही ऐसा अंग है जो स्वतः पुनरुत्थान कर सकता है। कथन 2 कहता है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो ठीक है। कैसे ठीक है वो जानते हैं। मानव शरीर में केवल यकृत ही ऐसा अंग है जो स्वतः पुनरुत्थान कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लीवर का 70% भाग अगर निकाल दिया जाए तो शेष भाग फिर से विकसित होकर के सामान्य आकार के करीब पहुंच जाता है। ठीक है भाई, तो लीवर जो है वो पुनरुत्थान कर सकता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, यह गलत है भाई। जो लीवर है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि होगी? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है, ना कि अंतस्रावी ग्रंथि है। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? तो अंतस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होगी भाई? थायराइड। भाई थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें मिलान करना है भाई सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में उनके वैज्ञानिक दिए गए हैं कि कौन से सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने लागू किए। तो पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके वैज्ञानिक का नाम बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वो दिया था भाई जे सी मैक्सवेल ने। अनिश्चितता का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वेरनर हाइजेनबर्ग ने। और क्वांटम का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? लास्ट बच गया भाई ऑप्शन नंबर 3, मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है भाई, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कथन ए दिया गया है भाई, ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है। और कथन आर कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो भाई बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है आर गलत है। देखो भाई, और कथन ए कहता है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल राइट है। कथन आर कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ये गलत है। जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो दाब हमेशा घटता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो होगा वो घटेगा, ना कि बढ़ेगा। तो जो कथन आर है वो हमारा गलत होगा और कथन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ट्रू कौन सा है, तो ये बताना है। कथन 1 कहता है भारी जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। कथन 2 कहता है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही राइट हैं भाई। ठीक है, देखो भारी जल क्या होता है? भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? D2O। ठीक है, और सामान्य जल क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, D2O में D क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, तो भारी जल में ड्यूटेरियम होने के कारण इसका घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम होने के कारण इससे जो है सामान्य जल से इसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है भाई। सेकंड कथन कहता है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है। जी बिल्कुल, जो हमारी ड्राई आइस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और ठोस से गैस में बदल जाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया का नाम होगा ऊर्ध्वपातन क्रिया। कौन सी क्रिया? ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ये नाम याद रखना भाई। ठीक है, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन क्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ट्रू हैं।
नेक्स्ट कि कौन सा युग्म सही होगा। देखो एक तरफ जो है मेडिसिन के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इनका काम दिया गया है कि कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है। तो देखो भाई पहली मेडिसिन का नाम है एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन दर्द निवारक के लिए यूज होती है क्या। दूसरी है क्लोरोमेफिनिकोल, ये प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है। थर्ड है क्लोरेमेफिनिरामिन, ठीक है, क्लोरेमेफिनिरामिन क्या ये एंटीहिस्टामाइन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही राइट हैं, ठीक है भाई, तीनों ही राइट हैं। ये जो होती है दर्द निवारक के लिए यूज होती है एस्पिरिन, जो सेकंड है क्लोरेमेफिनिकोल ये एंटीबायोटिक होती है, थर्ड है क्लोरेमेफिनिरामिन ये एंटीहिस्टामाइन होती है, तो तीनों ही राइट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भी देखो कथन 1 कहता है क्या प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कथन 2 कहता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जो एक है वो राइट है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जी बिल्कुल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए, कथन 2 जो है वो हमारा गलत होगा, कथन 1 हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें गलत मिलान चुनना है भाई, ठीक है। इनमें से जो है 4 जो है ठीक होंगे और 1 जो है गलत होगा। तो देखो भाई ये कहता है एस्कार्बिक अम्ल स्कर्वी, देखो ये जो है ना भाई हमारे विटामिन के नेम है ये, ठीक है, विटामिन के साइंटिफिक नेम हमें दिए गए हैं। एस्कार्बिक अम्ल कौन सा विटामिन होता है भाई, कौन से विटामिन का नाम होता है, तो ये विटामिन सी है, ठीक है, ये विटामिन सी है। टोकोफेरोल कौन से विटामिन का नाम होगा, विटामिन ई है, ये विटामिन ई है। साइनोकोबालिमिन ये किसका होगा भाई, ये विटामिन B12 को कहते हैं भाई, ये विटामिन B12 को का साइंटिफिक नाम है। थायमिन कौन से विटामिन का साइंटिफिक नाम होगा, तो ये होगा विटामिन B1 का, विटामिन B1 का। और कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल किसका है, विटामिन डी का। तो भाई अब बताएं इनमें से कौन सा एक गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये जो है गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है, ये चारों बिल्कुल ठीक हैं। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त आलपता होती है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। जो कैल्सीफेरोल है यानी विटामिन डी की बात हो रही है, क्या इससे रतौंधी रोग होता है, तो नहीं, इससे रतौंधी रोग नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, ठीक है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है बच्चा। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये जो हमारी जो साइंटिफिक नेम है विटामिन की, ये नेम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और इनसे होने वाले रोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि जब एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी के गिलास में पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, देखो जब बर्फ पानी में तैरती है तब वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है, ठीक है, पिघलने पर उतना ही पानी बनता है जितना उसने विस्थापित किया है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होती है, वही रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जाइलम और फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया है, तो हमें बताना है भाई कौन सा राइट है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कथन एक कहता है जाइलम पानी और खनिजों का परिवहन केवल एक दिशीय रूप से ऊपर की ओर करता है। सेकंड में कहा गया है फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन बहुदिशीय रूप से करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही राइट हैं। जो जाइलम होता है पौधों के अंदर वो क्या कार्य करता है, वो जड़ से तने से पानी लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि एक दिशा में कार्य करता है। कैसे, नीचे से ऊपर,
ठीक है भाई, नीचे से ऊपर ये एक दिशा में कार्य करता है, बिल्कुल राइट। सेकंड कथन कहता है फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन बहुदिशीय रूप से करता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लोएम का कार्य होता है पौधों में भोजन का परिवहन करना और दोनों दिशाओं में करना, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों दिशाओं में यह कार्य करता है। तो दोनों कथन हमारे बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित तत्वों को उनकी विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो ना हम इनकी विद्युत ऋणात्मकता जानेंगे कि किसकी कितनी है। देखो भाई, फ्लोरीन की होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, फ्लोरीन की होती है 3.98 होती है। ऑक्सीजन की होती है 3.44 और जो है क्लोरीन की होती है 3.16 और नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन की होती है 3.04। अब मैंने इन सब की विद्युत ऋणात्मकता आप सभी को बता दी है। अब इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा अभी देखो, सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, तो पहले एफ आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ा एफ हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन, ठीक है भाई। फ्लोरीन बोलते हैं इसको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक और नियंत्रक छड़ों का सही संयोजन चुनना है। सही संयोजन चुनना है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक और नियंत्रक छड़ों का सही संयोजन चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मंदक के लिए किसका यूज होगा, ग्रेफाइट का यूज होगा, और नियंत्रक के लिए बोरान या फिर कैडमियम छड़ी इनका यूज होता है भाई, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे कि मंदक के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है और नियंत्रक के लिए कौन सी छड़ों का यूज होता है, तो बोरान या फिर कैडमियम की छड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हृदय की धड़कन और श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा होगा। तो हृदय की धड़कन और श्वसन दर को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का मुख्य भाग बताना है भी कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ओब्लागेंटा, ठीक है भाई, मेडुला ओब्लागेंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्या कार्य करता है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तचाप, निगलना, खांसी आना, छींक आना, ठीक है, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने का काम ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो वो करता है मेडुला ओब्लागेंटा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, कीट भक्षी पौधे जैसे घटपर्णी जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, ठीक है। किस तत्व की कमी होने के कारण मिट्टी के अंदर कीट भक्षी पौधे जैसे घटपर्णी जैसे पौधे उगते हैं, तो किस तत्व की कमी से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी और जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है भाई कि कौन सा सूत्र होगा, इनमें से एक जो है राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो इस सूत्र को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। हमें मिश्र धातु दी गई है और दूसरी तरफ उनके घटक दिए गए हैं, तो इनसे मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 15 का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीतल जो होता है भाई, पीतल के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, तो तांबा और जस्ता होते हैं। कांसे के अंदर कौन से घटक होते हैं, तांबा और टिन होता है, तांबा और टिन होता है। जर्मन सिल्वर के अंदर कौन से घटक होते हैं, तो जर्मन सिल्वर के अंदर घटक होते हैं तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और निकेल। गन मेटल, गन मेटल में कौन से होते हैं, तो गन मेटल में घटक होते हैं तांबा, टिन और जस्ता, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ठीक है भाई, फॉल्स बताना है। 3 जो है राइट है, 1 गलत है, तो बताइए। देखो भाई, पहला कहता है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं,
बिल्कुल होती हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा राइट है। ध्वनि की गति वैक्यूम यानी कि निर्वात में अधिकतम होती है। जी नहीं, ये हमारा गलत होगा भी। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति बदलने पर उसकी पिच जो होती है तारत वो बदल जाती है। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें गलत है। ध्वनि की गति वैक्यूम यानी निर्वात में अधिकतम होती है, ये गलत है। भाई ध्वनि जो है निर्वात में चल ही नहीं सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो निर्वात के अंदर तो कोई माध्यम होता ही नहीं है, और ध्वनि को तो चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मानव आंख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कहता है कोर्निया आंख का वह भाग है जिसे नेत्रदान के समय प्रत्यारोपित किया जाता है। नंबर 2 कहता है आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नंबर 3 कहता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2 जो हैं वे सही हैं, और जो 3 है वो गलत होगा। कोर्निया आंख का वह भाग है जिससे नेत्रदान के समय प्रत्यारोपित किया जाता है। जी बिल्कुल। आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। बिल्कुल राइट है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक तो होता है लेकिन सीधा नहीं होता है, उल्टा और छोटा होता है। कैसा होता है? उल्टा और छोटा होता है। तो ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 18 है कथन ए कहता है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका कारण दिया गया है और जंग लगने से लोहे का वजन घट जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। ए सही है बट आर गलत है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक है। जंग लगने से लोहे का वजन घट जाता है? नहीं, लोहे का वजन घटना नहीं है। जंग लगने पर लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो वजन है वो बढ़ता है। ठीक है, वजन क्या होता है? बढ़ता है, ना कि घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सोनार तकनीक में हम किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? तो सोनार तकनीक में हम किस प्रकार की तरंगों का यूज करते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। कैसी तरंगे? अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज होता है भी सोनार तकनीक में। अच्छा, सोनार होता क्या? सोनार की फुल फॉर्म क्या है? तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का यूज़ कहाँ कहाँ होता है भी? ठीक है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो सोनार का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने में, पनडुब्बियों का पता लगाने में, और समुद्र के भीतर चट्टानों एवं वस्तुओं का पता लगाने में। ध्यान से सुनना भाई, सोनार का यूज कहाँ कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने में, पनडुब्बियों का पता लगाने में, और समुद्र के भीतर चट्टानों एवं वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का यूज होता है। और ये कैसी तरंगों का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कोई एक गैस ऐसी है भाई जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं काउंट होती है, बाकी सारी हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प H2O ये आते हैं। इनके अलावा दो और होती हैं। दो और कौन सी होती हैं भाई? उनके भी नाम जान लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। मैं इनका सूत्र लिख देती हूँ भाई, याद रखना आप सभी। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और दूसरी कौन सी होती है? ओजोन होती है, एक O3 ओजोन होती है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
और जल वाष्प। ठीक है, ये पांचों गैसें जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस ही होती हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो नहीं होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। पेप्सिन जो एंजाइम है वो अग्नाशय के द्वारा नहीं, अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? अमाशय के द्वारा होता है और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, बट अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनके बारे में भी जान लेते हैं भाई। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, किसका पाचन करता है बॉडी में? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। अमाइलेज किसका करता है? तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च का करता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। भाई राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ सकता है कि बताओ भाई ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है बॉडी में? तो प्रोटीन का करता है। एमाइलेज किसका करता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का करता है। लाइपेज किसका करेगा? वसा का। और जो पेप्सिन एंजाइम है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित न होकर के अमाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जब किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब किसी पिंड की गति को 2 गुना कर दिया जाता है, कितने गुना? 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसकी संवेग और गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका संवेग तो 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? हमें ये बतानी है कि कमरे के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी धातु होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। गैलियम नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, गैलियम जो होती है इसका गलनांक लगभग जो है वो 29.8 होता है। कितना होता है भाई? 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ठोस होती है, तरल नहीं होती है, ये ठोस होती है। ठीक है, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन तरल तो होता है, तरल तो होता है, बट इन्होंने धातु पूछी है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो होती है वो एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पारा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 में कोशिकांग दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं। तो इसमें हमें सही मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 24 का होगा ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम होगा कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? कोशिका का पावर हाउस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। लाइसोसोम का उपनाम क्या होगा? तो लाइसोसोम का उपनाम होगा कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली होगा इसका उपनाम। और राइबोसोम का उपनाम क्या होगा? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाई ये नाम और इनके उपनाम जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यदि इसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं भाई। ठीक है, ये आप सभी का HW है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को साइंस की ये क्लास अच्छी लगी होगी।